Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Mudassar Ali Sharif. Dear students, chemistry second year, chapter number 6 और आज का हमारा टॉपिक है आयरन एंड कमर्शियल फार्म्स ऑफ आयरन. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कमर्शियल फार्म ऑफ आयरन्स को 3 लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा. आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू आयरन स्टडी करेंगे और फिर एक कार्बन की कमर्शियल फार्म यानी रॉट आयरन की मैन्युफैक्चरिंग को डिटेल से स्टडी करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आयरन. स्टूडेंट्स, जो वर्ड आयरन है it comes from Latin word ferrum. My dear students, iron has been known since prehistoric days. बहुत पुराने वक्त से, बहुत पहले से आयरन के बारे में इंसान को मालूम था. Students, it was used in Egypt in 1500 BC. BC before Christ, यानी हजरत ईसा के दौर से 1500 साल पहले से ही आयरन को क्या किया जाता था, यूज किया जाता था. इट इज नाउन दैट चाइनीज आल्सो यूज्ड आयरन एज अर्ली एज 2500 BC. जो आयरन है ये चाइनीज के लोग, चाइना के लोग भी इसे क्या करते थे, यूज करते थे. इन सब कॉन्टिनेंट, यानी हमारे जो बड़े सगीर है, इन सब कॉन्टिनेंट आयरन वाज प्रोड्यूस्ड अराउंड 600 BC. हजरत ईसा के दौर से तकरीबन 600 साल पहले ये सब कॉन्टिनेंट में आयरन का इस्तेमाल शुरू हुआ. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर आपके साथ ऑर्स ऑफ आयरन की बात करूं कि आयरन की ऑर्स कौन कौन सी हैं, तो 3 बड़ी मेन ऑर्स हैं जो जनरली हम डिस्कस करते हैं. इनमें सबसे पहले है मैग्नेटाइट, जिसका फार्मूला है Fe3O4. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो Fe3O4 है, इट इज आल्सो कॉल्ड मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड. क्यों कहते हैं इसको मिक्स्ड मेटल ऑक्साइड? बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ FeO डॉट Fe2O3, यानी ये 2 आयरन के ऑक्साइड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन. डियर स्टूडेंट्स, जो इसकी सेकंड और है दैट इज हेमाटाइट, जिसका फार्मूला है Fe2O3. और स्टूडेंट्स, जो थर्ड इसकी और है दैट इज लिमोनाइट, जिसका फार्मूला है Fe2O3.3H2O. तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी आपके सामने आयरन की ऑर्स. अब मैं बात करने लगा हूं कमर्शियल फार्म्स ऑफ आयरन, जो कि आज के और आने वाले लेक्चर्स में हम डिफरेंट डिटेल से डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, iron exists in 3 commercial forms which differ in carbon content. यानी आयरन की 3 कमर्शियल फार्म्स हैं और इन तीनों का आपस में जो फर्क है वो किसकी बुनियाद पर है, परसेंटेज ऑफ कार्बन की बुनियाद पर. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आयरन की डिफरेंट कमर्शियल फार्म है, इनमें सबसे पहले है पिग आयरन, जिसका दूसरा नाम है कास्ट आयरन, एंड इट कंटेन्स 2.5 to 4.5% कार्बन. स्टूडेंट, जो इसकी सेकंड कमर्शियल फार्म है दैट इज रॉट आयरन एंड इट कंटेन्स 0.1 to 2.25% कार्बन. और जो थर्ड और आखिरी इसकी कमर्शियल फार्म है दैट इज स्टील, विच कंटेन 0.25 to 2.5% कार्बन. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपके सामने कमर्शियल फार्म्स ऑफ आयरन रखी डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंस इन द कार्बन कंटेंट, ये आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी. एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि किस कमर्शियल फार्म में कार्बन का कितना कंटेंट है, इसमें कौन सी ऐसी कमर्शियल फार्म है आयरन की जो प्योरेस्ट है. आप बता सकते हैं वैसे कौन सी प्योरेस्ट है? सर यकीनन रॉट आयरन है, क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट क्या है, सबसे कम. माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई कमर्शियल फार्म ऑफ आयरन्स. अब नेक्स्ट जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है, जो आज के लेक्चर का बुनियादी हमारा टॉपिक है, वो है रॉट आयरन.
सबसे पहले जरा देखते हैं कि रॉट आयरन क्या है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि जो रॉट आयरन है इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ये आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट बकिया कमर्शियल फॉर्म्स की निस्बत क्या है? सबसे कम। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो आपके पास रॉट आयरन है इट कंटेन्स 0.3% impurities like silicon, like sulfur, like phosphorus, like manganese. स्टूडेंट्स, अगर मैं इन इम्प्योरिटीज को इंडिविजुअली आपके सामने रखूं तो याद रखिएगा कि इसमें जो सल्फर कंटेंट है दैट इज 0.2 to 0.15%। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर मैंगानीज के कंटेंट की बात की जाए तो मैंगानीज कंटेंट इसमें होता है अप टू 0.25%। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूं इसमें फास्फोरस कंटेंट की तो इट इज 0.042.2%। तो ये मेरे पास डिफरेंट इंप्योरिटीज थी जो रॉट आयरन में मौजूद होती। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था रॉट आयरन का इंट्रोडक्शन। हम बात करेंगे आज मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयरन, यानी रॉट आयरन की मैन्युफैक्चरिंग कहां से? फ्रॉम कास्ट आयरन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं रॉट आयरन को बनाना चाहता हूं कास्ट आयरन से, तो एक सिंपल सी बात है। अगेन अगर आप देखें तो कास्ट आयरन में, जिसे आप पिग आयरन बोलते हैं, इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है। किसके निस्बत? रॉट आयरन की निस्बत, यानी रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट कम है। अब जब मैं अपने हेडिंग को देखूं तो हेडिंग में मैंने लिखा मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयरन फ्रॉम कास्ट आयरन, यानी कास्ट आयरन से रॉट आयरन को बनाना। तो चूंकि कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट ज्यादा है, रॉट आयरन में कार्बन कंटेंट कम है, तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरा टारगेट आज का यह है कि मैं कास्ट आयरन में कार्बन के कंटेंट को कम कर दूं। अब जैसे ही कार्बन का कंटेंट कम होगा, अंडरस्टूड है कि कास्ट आयरन कन्वर्ट हो जाएगा किस में? रॉट आयरन में। यानी मेन जो ऑब्जेक्टिव हुआ कि जिसमें हम कास्ट आयरन से रॉट आयरन बनाएंगे, हम उसमें करेंगे क्या कि कार्बन कंटेंट को रिड्यूस कर देंगे। कहां तक रिड्यूस कर देंगे? वी रिड्यूस कास्ट आयरन अप, वी रिड्यूस कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन अप टू 0.12 to 2.5%। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि ये जो वर्ड रॉट है, रॉट से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, रॉट का लफ्जी मतलब है ऐसी शय जो ठोक के, जो हैमरिंग करके, जो हथौड़े करके बनाई जाए। ये लफ्जी मतलब है रॉट का। वजह यह है कि जो रॉट आयरन है, आप इसको कभी भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की कास्टिंग में नहीं ले सकते, यानी आप डायरेक्टली इसे डिफरेंट प्रोडक्ट की शेप नहीं दे सकते। आप अगर आपने इसको डिफरेंट प्रोडक्ट की शेप देनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी? हैमरिंग करना पड़ेगी, हथौड़े मारना पड़ेंगे, आपको इसको ठोकना पड़ेगा। इसी वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया? रॉट आयरन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रॉट आयरन है ये कार्बन की बड़ी कॉमन फॉर्म भी है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि बहुत ही मशहूर एक एफिल टावर है, वो भी बना है किससे? रॉट आयरन से। इसी तरह से और बहुत सी चीजें हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है आयरन की, जो कि बनती हैं रॉट आयरन से। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रॉट आयरन है इसकी एक और कैपेबिलिटी भी है। इसकी जो क्रूड होने की सलाहियत है वो बहुत ही कम है, यानी ये रेजिस्टेंट है अगेंस्ट क्रोमियम। तो इसकी एक वजह यह भी है कि इसी वजह से हम इसको बहुत ज्यादा क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल, स्टार्ट कैसे करेंगे इस रिएक्शन का, इस प्रोसेस का रॉट आयरन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए? तो स्टूडेंट, मैंने यहां पे कुछ ऐसे लिखा कि इट इज मैन्युफैक्चर्ड, ये बनाई जाती है कहां से? फ्रॉम कास्ट आयरन। और मैंने प्रिंसिपल आपको बता दिया कि कास्ट आयरन में आपने कार्बन कंटेंट क्या करना है? कम। फ्रॉम कास्ट आयरन बाय पडलिंग। नो, व्हाट इज मेंट बाय पडलिंग? पडलिंग से क्या मुराद है कि दैट इज बाय हीटिंग कास्ट आयरन। जब आप कास्ट आयरन को हीट करेंगे, कहां पे? इन अ स्पेशल टाइप ऑफ रिवर्बरेटरी
फर्नेस कॉल्ड पडलिंग फर्नेस। यानी इसमें हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन जो हमारा रॉ मटेरियल है जिससे हमने रॉट आयरन को बनाना है, उस कास्ट आयरन को हीट करते हैं एक रेवर्बरेटरी फर्नेस की स्पेशल टाइप है, कौन सी, पडलिंग फर्नेस। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि रियलिटी ये है कि पडलिंग फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, जहां पे किसी चीज को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। मैं आपको ये बात बता दूं कि रियलिटी ये है कि रिवर्बरेटरी फर्नेस एक अलहदा फर्नेस की टाइप है और पडलिंग फर्नेस एक अलहदा फर्नेस की टाइप है। लेकिन बहरहाल हमारी किताब वाले ने क्या नाम दे दिया कि ये जो पडलिंग फर्नेस है दैट इज आल्सो द टाइप ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस, हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं। बहरहाल ये बात तय हो गई कि पडलिंग फर्नेस में हमने अपने रॉ मटेरियल यानी कास्ट आयरन को क्या करना है, हीट करना है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि पडलिंग फर्नेस है क्या। यानी सबसे पहले मैं आपके साथ जो कंस्ट्रक्शन है पडलिंग फर्नेस की वो डिस्कस करूंगा। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स कि जो पडलिंग फर्नेस है इसके बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स हैं। हम 3 पार्ट्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो है, द फर्नेस हैज ए लो रूफ, यानी ये जो फर्नेस है इसकी जो रूफ है, जो छत है, वो बड़ी ही लो होती है, ज्यादा हाइट पर नहीं होती। क्यों? टू जो लो रूफ है इसका क्या फायदा है, टू डिफ्लेक्ट द हॉट गैसेस एंड फ्लेम्स डाउनवर्ड्स एंड टू मेल्ट द कास्ट आयरन। यानी होता क्या है कि जब आपने अभी पढ़ा कि जो पडलिंग फर्नेस है इसमें हम कास्ट आयरन को हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। मैंने क्या कहा कि पडलिंग फर्नेस में जो इसकी रूफ है ये बड़ी लो होती है। यानी आप ऐसे समझ लिए कि ये आपके पास एक फर्नेस है, पडलिंग फर्नेस। इस फर्नेस की जो रूफ है ये लो है और इसके बिल्कुल नीचे ये जो लाइनिंग आपको नजर आ रही है यहां पे मैं कास्ट आयरन रखता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर मैंने कास्ट आयरन रखा वहां से रूफ तक का जो फासला है ये बहुत ही क्या है, कम। इसका फायदा क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास हॉट गैसेस हैं, फ्लेम्स हैं, वो क्या करती हैं, इस रूफ के साथ टकराती हैं। चूंकि रूफ डिफ्लेक्टिंग है तो टकराने के बाद वो दोबारा उस रॉ मटेरियल कास्ट आयरन पर गिरती हैं, जिसको हमने क्या करना होता है, हीट करना होता है। माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये इनडायरेक्ट हीट करने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट कास्ट आयरन को हीट करना चाहते हैं ना, तो हम डायरेक्ट उसको हीट प्रोवाइड कर देते हैं, वो हीट अप हो जाएगा और हम अपना जो प्रोसेस है उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा कि ये जो इनडायरेक्ट हीटिंग है पडलिंग फर्नेस में, इसकी यूज करने की 2 वजूहात हैं। एक तो माय डियर स्टूडेंट्स कि हम अपने रॉ मटेरियल को डायरेक्टली हीट नहीं करते, क्योंकि डायरेक्ट हीट करने से ये चांसेस होंगे कि जो फ्यूल है उसकी इम्प्योरिटीज हमारे रॉ मटेरियल कास्ट आयरन में क्या हो सकती हैं, शामिल, उसको क्या कर देंगी, इम्प्योर कर देंगी। सेकंड जो स्टूडेंट्स रीजन है, हम पढ़ेंगे भी इस प्रोसेस में कि इस प्रोसेस के दौरान डिफरेंट गैसेस खारिज होती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। अब बजाय इसके कि वो हॉट गैसेस को हम इन्वायरमेंट में वेस्ट कर दें, एटमॉस्फेयर में वेस्ट कर दें, हम उन्हीं हॉट गैसेस को यूज कर लेते हैं एज ए फ्यूल। इस तरह से हमारे फ्यूल कंजप्शन कम हो जाती है और हमारे लिए ये जो प्रोसेस है ये इकोनॉमिकल हो जाता है। तो बहरहाल ये वजूहात थी इसको यूज करने। ये हो गया पहला हिस्सा, यानी इसकी जो रूफ है ये क्या है, लो। माय डियर स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट इसका क्या है, द हर्थ। हर्थ से मुराद क्या है स्टूडेंट्स, चूल्हा ऑफ द फर्नेस भट्टी इज लाइंड। लाइंड मैंने तरतीब दिया जाता है, जोड़ा जाता है, किससे, विद हेमाटाइट। और ये आपने पढ़ा कि ये आयरन की एक क्या है, और जैसा कि आप देख सकते हैं अगेन ये मेरे पास आपके लिए एक क्या है, हर्थ है, चूल्हा है। और इस चूल्हे में मैंने क्या किया, लाइन जोड़ दिया। किस चीज को, किसकी लाइनिंग कर दी, हीमाटाइट की। और इस चूल्हे पे ही रख के हम अपने कास्ट आयरन को क्या करेंगे, हीट करेंगे बाय हॉट गैसेस एंड फ्लेम्स।
स्टूडेंट्स अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये जो हर्थ है यहां पे हीमाटाइट की लाइनिंग क्यों की। स्टूडेंट ये जो हीमाटाइट है इसकी लाइनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो कहां पे यूज होती है, हम पढ़ेंगे इस रिएक्शन में इंशाल्लाह, इस प्रोसेस में यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? लाइक कार्बन, लाइक सल्फर, लाइक सिलिकॉन, फास्फोरस, सो ऑन। स्टूडेंट्स ये हो गए दो पार्ट, यानी पहले हमने पढ़ा लो रूफ, फिर हमने पढ़ा उसका हर्थ। द कास्ट आयरन इज प्लेस्ड ऑन द हर्थ। चूल्हे के ऊपर आप कास्ट आयरन को प्लेस करते हैं। हर्थ मेल्टेड बाय हॉट गैसेस एंड स्टर्ड। स्टर्ड से क्या मुराद है, इसको हिलाया जाता है। किस तरह से? स्टर्ड और पडल्ड। किस तरह से स्टूडेंट्स? विद लॉन्ग आयरन रॉड्स कॉल्ड रेबल्स। यानी आपने क्या किया, आपने अगर आप गौर से देखें तो आपने सबसे पहले ये एक पडलिंग फर्नेस ले ली। ये जो पडलिंग फर्नेस आपने ली, इसकी जो रूफ है ये लो है। यहां पे जो हमने इसका हर्थ है इसमें जोड़ दिया है हीमाटाइट को। अब होता क्या है कि जब हॉट गैसेस फ्लेम्स क्या करती हैं, रूफ के साथ टकराती हैं और कास्ट आयरन पर गिरती हैं, तो ये कास्ट आयरन को हीट अप कर देती हैं, मेल्ट कर देती हैं। इस दौरान हमने क्या किया कि इसकी रूफ में कुछ डोर्स बना दिए, कुछ दरवाजे बना दिए, यानी ओपनिंग बना दी। इन ओपनिंग के जरिए से अंदर आयरन के रॉड्स जा रहे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेबल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेबल्स हैं, ये जो आयरन रॉड्स हैं, इनका क्या काम है कि वो जो हर्थ पे मौजूद कास्ट आयरन है इसको वो थारोली स्पेयर करता है ताकि इसका मैक्सिमम कांटेक्ट हो जाए। किसके साथ? जो हर्थ पे लगी हीमाटाइट की लाइनिंग। जितना ज्यादा आप स्ट्रेयर करेंगे उतना ज्यादा हीमाटाइट का और कास्ट आयरन का आपस में कांटेक्ट होगा। हीमाटाइट क्या करेगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी और कास्ट आयरन में मौजूद कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज को ऑक्सीडाइज कर देगी इनकी ऑक्साइड की शक्ल में, और यहां से फिर कार्बन कंटेंट कम हो जाएगा और हमें क्या चीज मिल जाएगी, रॉट आयरन। यही बात जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, यही बात है कि थ्रू द डोर्स टू ब्रिंग इट थारो कॉन्टेक्ट, यानी मुकम्मल तौर पे इनका आपस में कॉन्टेक्ट हो जाए। किसका? हीमाटाइट का और कास्ट आयरन का, विद द लाइनिंग ऑफ द हर्थ। और लाइनिंग आपने किससे की है माय डियर स्टूडेंट्स? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास कंस्ट्रक्शन किसकी, पडलिंग फर्नेस की। अब आ जाते हैं इसमें इसके जो ऑपरेशन है, प्रोसीजर है। माय डियर स्टूडेंट्स फिर वही बात है कि अपने जहन में रखिएगा कि मैंने कास्ट आयरन से कार्बन कंटेंट को और डिफरेंट जो इंप्योरिटीज हैं, मैंगनीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस कैसे होंगी? जब हीमाटाइट प्रोवाइड करेगी क्या, ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स ये जो मैंने एलिमेंट्स आपके सामने रखे, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, मैंगनीज, हम इनको दो स्टेप्स में, यानी हम इनको दो तरह से कास्ट आयरन से रिमूव करेंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने ऑक्साइड्स की शक्ल में इवॉल्व हो जाएंगे क्योंकि वो वोलाटाइल होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में, जो कि स्लैग की शक्ल में नीचे क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स हो जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वो एलिमेंट्स जो ऑक्सीडेशन करके अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होंगे और गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएंगे, इवॉल्व, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ इंप्योरिटीज। और इंप्योरिटीज मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी। द हीमाटाइट लाइनिंग supplies oxygen which is necessary for the oxidation of, पता है आपको ये सारी बातें किसकी ऑक्सीडेशन के लिए, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन, मैंगनीज एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन द कास्ट आयरन। तो ये बात मैंने पहले भी आपसे की है कि हीमाटाइट प्रोवाइड करती है क्या, ऑक्सीजन
ताकि इन एलिमेंट्स की क्या हो सके, ऑक्सीडेशन, और ये कास्ट आयरन से क्या हो जाए, रिमूव। सबसे पहले जो मैंने कहा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ऑक्साइड की शक्ल में इवॉल्व हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में, और कुछ क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर बीइंग वोलाटाइल, यानी जो वेपर्स में गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एस्केप आउट एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पर क्या कर जाते हैं, एस्केप। यानी होता क्या है कि ये जो कार्बन मौजूद है किस में, कास्ट आयरन में, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, हेमाटाइट के साथ, जिसको आपने हर में क्या किया है, जोड़ा। तो यहां से ये क्या चीज बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में क्या चीज बन जाती है, ये आयरन। अब यहां पे वन ऑफ द प्रोडक्ट इज आयरन, जो कि हमें रॉट आयरन की शक्ल में रिक्वायर्ड है। यहां से ये जो कार्बन है, ये चूंकि वोलाटाइल कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, तो यहां से ये गैसियस फॉर्म में क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती। इसी तरह जो सल्फर मौजूद है कास्ट आयरन में, ये सल्फर क्या करता है, रिएक्ट करता है विद हेमाटाइट, और रिएक्ट करने के बाद इट गोट कन्वर्टेड इनटू आयरन, और साथ में क्या चीज बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड बना, अगेन चूंकि ये वोलाटाइल है, तो यहां से ये गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा, इवॉल्व। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा कि जब कास्ट आयरन से कार्बन सीओ की शक्ल में निकल गई, कास्ट आयरन से सल्फर डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल गई, तो डेफिनेटली फिर कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट और सल्फर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम। और जब इनका कंटेंट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दे गोट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रॉट आयरन। ये हमारे पास एक सेट था, यानी ये ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि गैसियस फॉर्म में क्या हो गए, इवॉल्व। अब मैं दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूं कि एलिमेंट्स अब भी कास्ट आयरन से रिमूव होंगे, लेकिन वो गैसियस फॉर्म में इवॉल्व नहीं होंगे, बल्कि वो प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। वो कौन से एलिमेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड स्टेप में एलिमेंट सेपरेट होंगे, यानी कार्बन सल्फर तो गैसियस फॉर्म में इवॉल्व हो गए, जो बकिया एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से भला, वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, मैंगानीज, सिलिकॉन एंड फास्फोरस। ये गैसियस फॉर्म में इवॉल्व नहीं होते, बल्कि ये क्या बना देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दे फॉर्म स्लैग। स्टूडेंट्स, स्लैग क्या चीज है, स्लैग स्टोनी वेस्ट मटेरियल है दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल की रिफाइनिंग के दौरान जो स्टोनी वेस्ट मटेरियल बनता है, दैट इज कॉल्ड स्लैग। तो अब होता क्या है कि यहां पे ये जो सिलिकॉन है, तीन एलिमेंट्स रह गए ना, सिलिकॉन, मैंगानीज और फास्फोरस। जो सिलिकॉन है, इसके 3 यूनिट्स रिएक्ट करते हैं विद 2 यूनिट्स ऑफ Fe2O3, और यहां से बनता है 3 यूनिट्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद 4 यूनिट्स ऑफ आयरन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये जो मैंगानीज है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म MnO, और बैलेंस करने के लिए यहां पे जब आप इसके 2 यूनिट्स, तो ये भी 2। अब यानी सिलिकॉन अपने ऑक्साइड SiO2 में चला गया, जो कि वोलाटाइल नहीं, मैंगानीज अपने ऑक्साइड MnO में चला गया, जो कि वोलाटाइल नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और MnO मैंगानीज ऑक्साइड बनता है, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट। जब माय डियर स्टूडेंट्स ये आपस में रिएक्शन करेंगे, यानी MnO रिएक्ट करेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां से जो प्रोडक्ट बनती है, दैट इज MnSiO3, इट इज कॉल्ड स्लैग, यानी स्टोनी वेस्ट मटेरियल। 2 एलिमेंट्स हो गए। इसी तरह जो हमारे पास फास्फोरस है, फास्फोरस क्या करता है, जब इसके 4 यूनिट्स मिलते हैं किसके साथ, विद 5 यूनिट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां से बनता है 2 यूनिट्स ऑफ P2O5, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, ये रिएक्ट करता है अगले स्टेप में किसके साथ, हेमाटाइट के साथ, और यहां से जो चीज बनती है, दैट इज FePO4, एंड दैट इज स्लैग। यूं कार्बन और सल्फर
गैशियस फॉर्म में इवॉल्व हो गए, और मैंगानीज और सिलिकॉन प्लस जो फास्फोरस है ये किसकी शक्ल में सेपरेट हो गए, स्लैग की शक्ल में। यानी यूं इन एलिमेंट्स का जो कंटेंट था इन कॉस्ट आयरन वो रिड्यूस हो गया, और जब ये कंटेंट कार्बन कंटेंट और इन एलिमेंट्स का जो परसेंटेज है ये रिड्यूस हो गई, तो कॉस्ट आयरन कन्वर्ट हो गया किसमें, रॉट आयरन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड का एक खूबसूरती भी है। वो क्या है कि इस मेथड में ये जो हमारे पास स्लैग प्रोड्यूस होती है, ये जो स्लैग है दैट कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। आप इस स्लैग को यूज कर सकते हैं किसके तौर पर, फर्टिलाइजर्स के तौर पर, या इनसे आप डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो अब क्या हो गया, कास्ट आयरन कन्वर्ट हो गया किस में, रॉट आयरन। अब हमने उस रॉट आयरन को क्या करना है, कलेक्ट करना है फर्नेस में, और इसको यूज करना है अपनी कमर्शियल डेली लाइफ, यानी कलेक्टिंग द रॉट आयरन। अब होता क्या है कि विद द रिमूवल ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल राइजेस एट it becomes a semi solid mass। अब यहां पे भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए, सर ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही इंप्योरिटीज रिमूव हुई, इंप्योरिटी से क्या मुराद, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, मैंगानीज, जैसे इंप्योरिटीज रिमूव हुई मेल्टिंग पॉइंट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। स्टूडेंट्स वजह यह है कि जो प्योर मटेरियल होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। जब आप उसमें कोई इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम। अब अगेन जब उस मटेरियल में इंप्योरिटीज मौजूद हैं, आप उन्हीं इंप्योरिटीज को सेपरेट कर दें तो अगेन उसका मेल्टिंग पॉइंट राइज कर जाएगा और एक्चुअल के बराबर आ जाएगा, यानी प्योर फॉर्म के बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है जी, एट दिस स्टेज, यानी जब ये सेमी सॉलिड की फॉर्म में आ चुका, एट दिस स्टेज इट इज टेकन आउट इन द फॉर्म्स ऑफ बॉल्स। स्टूडेंट बॉल से मुराद है, ये उसने रिजेंबलेंस दी है साइज के साथ, यानी स्फेरिकल बॉल्स की साइज की तरह का, और ब्लूम्स, ये भी साइज से रिजेंबलेंस है। बलून से मुराद है रेक्टेंगुलर शेप, बॉल्स स्फेरिकल शेप, और बलून से क्या मुराद है, रेक्टेंगुलर शेप। तो आप इसको बॉल्स या ब्लूम्स की शक्ल में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कैसे, एट द एंड्स ऑफ रेबल्स, और रेबल्स मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, लॉन्ग रॉड्स ऑफ आयरन। वाइल स्टिल हॉट, जब ये गर्म हो, यानी जारी बात जब आप फर्नेस से निकालेंगे तो ये गर्म ही होंगे, these balls are subjected to hammering। हैमरिंग से क्या मुराद है कि जैसे ही आप इसको फर्नेस से लैदा करते हैं आप इसके ऊपर हथौड़े मारते हैं, हैमरिंग करते हैं। सर क्यों हैमरिंग करते हैं, टू स्क्वीज, वैसे स्क्वीज का मतलब होता है निचोड़ देना, टू स्क्वीज आउट, निकाल देना, निचोड़ देना, क्या, एज मच ऑफ स्लैग एज पॉसिबल। वैसे यहाँ पे एक बड़ी देसी सी मिसाल है, कपड़े जब आप धोते हैं तो उसमें भी पानी चला जाता है, फिर आप पानी को निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, निचोड़ते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। यही यहां पे भी ऐसे ही हुआ कि जो आपको रॉट आयरन बॉल्स और ब्लूम्स की शक्ल में हासिल हुई है, आप उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं ताकि जो बची खुची स्लैग है वो भी उससे क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज नाउन एज रॉट आयरन। तो इससे जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज कॉल्ड रॉट आयरन। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सारे प्रोसेस को अगर मैं एक लम्हे के लिए आपको सारा रिवाइज करवा दूं तो कुछ इस तरह से है कि ये मेरे पास एक पडलिंग फर्नेस है जिसकी रूफ लो है, जिसका जो हर्थ है उसमें मैंने लाइनिंग की है, किसके जरिए से, हीमाटाइट के जरिए से, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है ताकि ऑक्सीडेशन हो सके सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, मैंगानीज, फास्फोरस की। अब होता क्या है कि जैसे ये हॉट गैसेस हैं ये टकराती हैं किसके साथ, ये टकराती हैं इस रॉ मटेरियल यानी कास्ट आयरन के साथ, तो ये कास्ट आयरन में मौजूद कार्बन सल्फर को ऑक्साइड की शक्ल में खारिज कर देती है, यानी ये चिमनी से सेपरेट हो जाता है, जबकि जो सिलिकॉन, फास्फोरस और मैंगानीज है ये स्लैग की शक्ल में नीचे क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट, सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ से हम अपने रॉट आयरन को इस हर्थ से क्या करते हैं, कलेक्ट, और फिर इसके ऊपर आप हैमरिंग करते हैं ताकि ये मजीद इसमें से स्लैग को क्या कर दिया जाए, रिमूव, और ये हमें प्योरेस्ट फॉर्म में क्या हो जाए,
हासिल हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने पहली कमर्शियल फार्म यानी रॉट आयरन को डिटेल से इसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी किया। उम्मीद है कि आज की बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ, नई कमर्शियल फार्म ऑफ आयरन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।